हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत अग्रवाल। और ये नोन है कि आज आप लोग का क्लास 10th का फिजिक्स पेपर हो चुका है और होप सो ये पेपर आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। फिर भी आप इसकी आज आंसर टैली कर लेते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें थे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। फॉर अ बॉडी टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इट्स एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। ये तो नोन है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो उस समय वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। यानी कि इसका ऑप्शन बी होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी सेम है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी चेंज होती है, फूड एनर्जी फॉर प्लांट्स। तो ये इसका ऑप्शन होगा लाइट टू केमिकल एनर्जी। velocity is a block and tackle system of two pulleys with the effort in upper direction is। इसमें ऑप्शन आपका थ्री होगा, जबकि कुछ लोग गलती से इसको टू मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक एंड टैकल से मोस्टली आपने जब टू पुलिस का पढ़ा है तो न कहते हैं नंबर पुलिस इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। लेकिन यहाँ पर इसका ऑप्शन थ्री आएगा। वो इसलिए कि अगर हम ये दो पुली यूज करते हैं, अपर ब्लॉक फिक्स्ड, लोअर ब्लॉक पे भी एक पुली है, क्योंकि कंडीशन ये दी है ना कि एफर्ट शुड बी इन अपर डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे बनेगा इसमें। जब हम इसको लोअर पुली से टाइट करेंगे तो देखिए ये स्ट्रिंग कैसी आएगी। ये स्ट्रिंग नीचे से पहले जाएगी अपर ब्लॉक की तरफ, फिर लोअर ब्लॉक की तरफ, और तब हम एफर्ट इस डायरेक्शन लगाएंगे, तभी तो आएगा एफर्ट ऊपर की तरफ। और क्योंकि ये लोड नीचे लग रहा है, तो इस केस में लोड कितने टेंशन से बैलेंस हो रहा है। एक इस सेक्शन की टेंशन से, एक इस सेक्शन टेंशन से, और एक इस सेक्शन टेंशन से। तो यहाँ पर ये लोड की वैल्यू थ्री टी होगी, जबकि एफर्ट टी के ही बराबर होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लोड और एफर्ट का रेशियो थ्री आएगा, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो थ्री होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फिगर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू मीडियम ए इज। अब इसमें ध्यान रखना पड़ेगा लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है। जैसे हम देख सकते हैं लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम एंटर कर रही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे एरो की डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये इंसिडेंट रे है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 60 डिग्री का, और एंगुलर रिफ्रैक्शन टोटल 90 डिग्री होता है, 45 डिग्री माइनस कर देंगे सरफेस से, तो ये 45 डिग्री आएगा। यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज साइन आई अपॉन साइन आई, यानी साइन 60 वाला एंगल था, और अपॉन साइन 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा डी। When black and bulk thermometer is moved beyond the region of visible spectrum, there is rapid rise in temperature, and this case is possible when there are infrared radiation. यानी ऑप्शन ए। Fast moving cyclists stop pedaling on reaching a hilly track. If you continue to move with acquired energy, then assuming no loss of energy, ये known है कि law of conservation of energy के according total energy remain constant। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा डी। The distance v of virtual image formed by lens of focal length 15 centimeter never exceed a certain finite value. Then this value will be। वर्चुअल इमेज दो केस में बनती है, या तो कॉनकेव लेंस हो, वो तो उसमें हमेशा वर्चुअली रहती है, और जिसमें केस हमेशा ये होता है कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखी हो, इमेज हमेशा फोकल लेंथ पर ही बनेगी। यानी कि इस केस में जो वैल्यू है इस 15 सेंटीमीटर एक्सीड नहीं कर सकती, यानी लेस देन 15 सेंटीमीटर का होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नाउ असर्शन, क्वेश्चन नंबर 8। टाइनी एयर मॉलिक्यूल scatter blue light more than red light। Yes, true। The refractive index of medium is greater for blue light than red light। ये दोनों ही सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्रेशन भी होगा, यानी इसका ऑप्शन होगा सी। In the circuit given below, identify the lamp L1, L2, L3 or L4 whose failure would not interrupt the power supply to other lamp। ये नोन है कि करंट स्टार्ट तो इलेक्ट्रिकल सोर्स से ही होगी, तो करंट यहां से चलेगी तो लैंप L1 में आएगी, यहाँ पर इस जंक्शन पर आकर वो L2 L3 में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, और फिर इस L3 पर आके L2 पर आके मीट करेगी और यहाँ टोटल कर जाएगी।
तो हम देखते हैं कि ये जो साइकिल है करंट इस पूरे में L1, L3, L4 में जाना जरूरी है तभी सर्किट कंप्लीट होगा। केवल L2 ही ऐसा होगा जिसको हम हटा भी देंगे अगर तो इसके करंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इसमें होगा लैम्प L2 यानी ऑप्शन बी। Equal volume of water are added to three cylindrical jars A, B, C of same height and radius RA, RB, RC respectively. अब यहाँ पर बात करते हैं थ्री जार्स की। जार वन यानी ए, जार टू एंड जार थ्री। ये गिवन है कि हाइट ऑफ जार सभी की सेम है, बस रेडियस में डिफरेंस है। सबसे कम रेडियस है बी की। अगर हम इसको बी ले लेते हैं तो ये सबसे थिन है। तो ऑब्वियस अगर ये थिनेस्ट है तो वाटर लेवल सबसे ज्यादा होगा। ओके, वाटर लेवल सबसे ज्यादा मतलब एयर कॉलम सबसे कम होगी। और एयर कॉलम अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन एयर कॉलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो यानी कि बी की रेडियस कम है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम मैक्सिमम होगी, लेंथ ऑफ एयर कॉलम मिनिमम होगी। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी और साउंड श्रिल होगी। यानी इसका होगा ऑप्शन बी। Metallic wire is stretched in such a way that new length become twice original length. How does its specific heat capacity change? स्पेसिफिक कैपेसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर डिपेंड करती है। लेंथ का इससे कोई रोल नहीं है। यानी इट्स ऑप्शन इज डी, यानी कि स्पेसिफिक कैपेसिटी रिमेन सेम। करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल आर। ये नोन है। अगर R1 R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 दिस विल बी इक्वल टू 1/R। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा एलसीएम लेने पर R1 R2, सम करने पर आएगा R1 प्लस R2 इन न्यूमरेटर साइड। ऑन रिवर्सल टू गेट R यू विल गेट आंसर ऑप्शन बी। लास्ट एग्जाम से जस्ट पहले मैंने एक फॉर्मूला वीडियो डाली थी, तो होप सो वो काफी आपके लिए यूजफुल रही होगी क्योंकि ये सब फॉर्मूले उसमें इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। In the diagram below show the top view of wire A shown by a cross carrying current into the plane of paper. Which of compass is correctly aligned with the magnetic field produced by current carrying wire? ये X शो कर रहा है वायर की अपर पोजीशन और इसमें ये लिखा है कि कैरिंग करंट इनटू प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि करंट इनसाइड जा रही है। अगर हम इसमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है क्लॉकवाइज, सॉरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है क्लॉकवाइज। यानी कि ऑप्शन दिस कंपास नंबर वन, ओके, कंपास रीडर नंबर वन, ये हमारी इस कंडीशन को भी कर रहा है कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्स होंगे तो कंपास रीडर भी उधर से अलाइन, यानी ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन इज ए। Three substances A, B, C of same masses are present at their respective melting point. On heating it, if they melt completely in 5 minutes, 7 minutes, and 3 minutes respectively, then which substance has highest specific latent heat? हाई स्पेस latent heat किसकी होगी? जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा होगा, क्योंकि ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब ज्यादा हीट गेन करे, तो इट विल टेक मोर टाइम। यानी कि 7 मिनट वाला ये ऑप्शन सही होगा, यानी कि सब्सटेंस बी। तो ऑप्शन इज बी। नाउ दिस इज लास्ट MCQ। An atom of lithium contains 3 electron, 3 proton, 4 neutron. What is mass number? ये तो क्वेश्चन सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। आई होप सो कि ये तो तुम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर, इनका टोटल कर देंगे 7 इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन विल बी सी। तो 15 मार्क्स के ये एमसीक्यूज का ऑप्शन टैली कर लिया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कार इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द पाथ इज टुवर्ड सेंटर, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। When a ray of light passes from denser medium to rarer medium, its wavelength, ये फॉर्मूला भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लैम्डा डैश इक्वल लैम्डा अपॉन म्यू। म्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रेयर मीडियम में एंटर कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है रेयर मीडियम का, तो वेवलेंथ इसकी इंक्रीज करेगी। अब लिड ऑफ कैलोरीमीटर मिनिमाइज हीट लॉस बाई कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स वेव फॉर्म, क्योंकि एम्पलीट्यूड पर तो लाउडनेस डिपेंड करती थी।
A substance whose resistance become almost negligible at temperature near absolute zero is superconductor. कुछ लोग सेमी कंडक्टर से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर नॉर्मल कंडीशन में एक इंसुलेटर बिहेव करता है। और दिस ऑप्शन, विच रेडिएशन डिविएट मिनिमम इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अल्फा, बिकॉज का मास ज्यादा होता है। टू फैक्टर ऑन विच पोजिशन सेंटर ग्रेविटी डिपेंड, तो ये नोन है, उसके शेप पर डिपेंड करता है और मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरफ ज्यादा होगा वहीं सेंटर ग्रेविटी इसकी शिफ्ट हो जाती है। और शेप जैसे कि अगर एक स्ट्रेट वायर है तो उसके सेंटर ग्रेविटी मिनिमम मतलब मिड में होगी, और अगर इसी को हम सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बेंड कर दें तो ज्योमेट्रिक सेंटर हो जाती है, तो शेप बदलने से भी बदलती है। Lata cuts a potato in two half using cutter which belongs to class 2 lever. She needs effort E1. Okay. Then she cuts one half of this potato again, but this time she need effort E2. इस केस में जो फिक्स्ड है वो है इसकी एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म में तो कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि अगर मान लिए वो नाइफ अपना ऐसा रख रही है और यहाँ पर एक पोटैटो है, तो एफर्ट आर्म तो हमेशा यहीं पर रहेगी। ओके, तो बदल सकती है तो सिर्फ इसकी पोजीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E1 इज मोर देन E2। तो इसमें पूछा यह गया था, इन विच केस वन और टू द पोटैटो क्लोजर टू हर हैंड अप्लाइंग द एफर्ट। ठीक है, तो ये केस E1 ही होगा जिसमें इसको ज्यादा एफर्ट लगा रही है, तो इसका मतलब है इसकी लोड आर्म लॉन्गर होगी, और अगर लोड आर्म लॉन्गर होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 ही आएगी, और उसी केस में एफर्ट मोर होगा। ठीक है, और ये इसका प्रोबेबल रीजन भी होगा। Number 3. The graph below shows the variation of image distance v with the object u when object is kept in front of lens. इस ग्राफ को अगर स्टडी करें तो देखने में क्या आता है कि इफ यू मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस तो पोजीशन ऑफ इमेज इंक्रीजेस। ठीक है, और ये कब पॉसिबल ऐसा है, जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि नोन है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट जैसे से हम क्लोजर लाते हैं अदर देन दैट फोकल लेंथ, तो ये इमेज आगे की तरफ शिफ्ट होती है और मैग्नीफाइड होती जाती है। तो ये उसमें आंसर होगा इसका कॉन्वेक्स लेंस। और मैग्निफिकेशन, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, ये तो नोन है कि अगर ऑब्जेक्ट को एफ और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज फॉर्म बियॉन्ड 2f, तो दैट विल बी मैग्निफाइड इमेज, यानी कि मैग्निफिकेशन मोर देन 1। Resistance R is connected across cell which switch and a rheostat in series. A voltmeter is connected parallel across cell. ये इन्होंने एक सेल दिया है, साथ में एक रियोस्टेट अप्लाई किया है इन्होंने, और एक की लगाई है। सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है, तो ऑब्वियस है कि वोल्टमीटर रीड्स पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल। तो रियोस्टेट ये क्या चाहते हैं कि करंट इन सर्किट इज इंक्रीज्ड। करंट इंक्रीज कब होती है, करंट तो इंक्रीज तभी होगी ना जब हम रेजिस्टेंस कम करें। तो रियोस्टेट की हेल्प से हम रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है करंट इंक्रीज होगी। और ये इन्होंने वी का फॉर्मूला होता है IR। तो इफ करंट इंक्रीजेस तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, क्योंकि आर तो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीज कर जाएगी, और ये इसका जस्टिफिकेशन भी होगा, क्योंकि करंट बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ये इसके रीजन भी सकते हैं। Natural vibrations are those vibrations in which amplitude of vibrating body remain constant, but this happens in case of vacuum. No resistive force will be there. How is this vibration different from damped vibration in terms of amplitude? ये known है कि in case of natural vibration, amplitude remain constant, but in case of damped vibrations, amplitude decreases as resistive force constantly acting on it. Metal piece of thermal capacity 40 joule per Kelvin absorbs 800 joule of heat. Calculate rise in temperature. ये फॉर्मूला भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। Q equals to mc delta T, in which mc term is called thermal capacity और heat capacity। 800 जूल आपको हीट दी गई है, तो 800 जूल पुट करेंगे Q के प्लेस पर, इक्वल्स थर्मल कैपेसिटी इज 40 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इससे हम फाइंड कर सकते हैं डेल्टा टी, जिसकी वैल्यू आएगी 20 केल्विन। तो दिस विल बी फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इन AC generator, name the part which has the following function.
विच इंटेंसिफाई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिफाई करने काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और मेंटेन इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन रोटेटिंग पार्ट एंड एक्सटर्नल सर्किट। रोटेटिंग पार्ट यहाँ पर होती है आर्मेचर कॉइल, एक्सटर्नल सर्किट लाइक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस। इसके बीच में दो पार्ट आते हैं, दैट इज स्प्लिट, सॉरी दिस इज जनरेटर ना, तो स्लिप रिंग, स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग तो मोटर में होता है, स्लिप रिंग एंड ब्रशेस। There are two differences between nuclear fission and nuclear fusion. Nuclear fission is the process in which heavy nuclei get broken down into two or smaller fragments of nearly comparable mass by means of slow moving neutrons. While nuclear fusion, two very small nuclei fuse together to form a big nucleus with a lot of energy released. दूसरा डिफरेंस ले सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, ऑन अर्थ हम कर सकते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है। Monochromatic ray strikes the surface of identical prism ABC at different angle of incidence. The diagram below show their refracted rays, study the path of refracted ray and identify the question. पहले हम ये देखते हैं इन्होंने पूछा क्या है। पहले पूछा है कि ये वो फिगर बताइए कि जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम हो, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। आपको लास्ट कंडीशन तो पता ही होगी, दिस इज द केस ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, और ये तभी होता है जब रिफ्रैक्टेड रे बेस के पैरेलल हो जाए। इसी कंडीशन में यहाँ पर ये दोनों एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ इमर्जेंस ई इक्वल होंगे, यानी कि ऑप्शन सी तो लास्ट में आ जाएगा। अब आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम, सेकंड केस। हम देख सकते हैं कि ये लाइट रिफ्लेक्टेड शो की गई है, ठीक है, और ये अगर हम बनाते हैं इंसिडेंट रे, तो ये लगभग उसी लाइन में रहेगा। तो यहाँ पर तो इस केस में ये मैक्सिमम होगा, सॉरी ये मैक्सिमम केस होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है ना। हम यहाँ पे ये देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ए इज लेसर देन दैट इन केस ऑफ बी। तो क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिगर बी में ज्यादा है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज्यादा होगा, और इसी तरह से इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मिनिमम, ये होगा फिगर ए में, और जबकि इक्वल होगा फिगर सी में। तो ये हमारे सेक्शन ए के सभी आंसर्स थे। तो आज अभी हम इसमें इतना ही करते हैं, और सेक्शन बी का आंसर भी आपको जल्दी पोस्ट कर दिया जाएगा। साथ साथ आपका 2 दिन के बाद केमिस्ट्री का एग्जाम भी है, इसलिए केमिस्ट्री वीडियो कब जरूर देखते रहिएगा, जो कि अभी रिसेंटली हम पोस्ट करने वाले हैं। बहुत खास वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपको आप इस आंसर टैली करिए और अपनी केमिस्ट्री की तैयारी करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।